नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपीएस ऑनलाइन में। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स को लेकर। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं और डिफरेंट डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है। कोशिश किया जाए कि इस वीडियो में उन सारे डाउट्स और कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया जाए। जनरली जो मेरे को क्वेश्चंस कन्फ्यूज़न वाले प्राप्त हुए हैं वो ये मिले हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। ठीक है, हाउ मैनी अटैम्प्ट्स, कितनी बार मैं उसका अटैम्प्ट दे सकता हूँ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, कितने सब्जेक्ट्स के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है। और मोस्टली इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स फॉर द एग्ज़ाम। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मिनिमम मैं पूरा चैप्टर आपको नहीं बताऊंगा, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। मिनिमम 50 to 60% मार्क्स इजीली स्कोर करने के लिए, फिर अगर आपको 80% मार्क्स स्कोर करने हैं उसके लिए भी इसमें स्लाइड में बताया गया है, और मोर देन एबव 80 अगर आपको लाना है उसके लिए भी स्लाइड्स में बताया गया है। तो ध्यान से देखते रहिएगा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स के बारे में जब डिस्कशन किया जाएगा, और आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको कितने मार्क्स मिनिमम अचीव करना है इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहले हम इन सब डिस्कस करते हैं कि कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारे इस एग्ज़ाम को लेकर, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक स्टूडेंट मैक्सिमम लगातार 3 बार अपीयर कर सकता है किसी भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए, राइट। स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें उसका रिजल्ट में कंपार्ट लगा है, और किसी भी सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप जस्ट पास हुए हैं बट उसका एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस वही होगा जो आप नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए था। ठीक है, अगले साल का बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस नहीं रहेगा आपके लिए। जब आपने बोर्ड एग्जाम दिया था उस वक्त क्या सिलेबस था वही आपका रहेगा। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हमारे दोबारा देना पड़ेगा क्या हमें? जी नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पास कर चुके हैं तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिटन एग्जाम देना है जिसमें आपका कंपार्ट लगा है। बट अगर आपका कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों में लगा है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंपार्टमेंट रिटन एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा वो स्लाइड जिसमें हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है अलग अलग ईयर्स के, 2017, 18, 19 और 20। डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट आपको हाईलाइट दिख रहे होंगे, ग्रीन, येलो, ब्लू, लाइट ब्लू, ये सारे हाईलाइटेड मैंने जानबूझ के किया हुआ है। इसमें समझते हैं कि इस चार्ट में सबके, ये जो चार्ट है सबके लिए है। जस्ट आपको पास होना है, आपको एवरेज मार्क्स लाना है, अगर आपको मोर देन 60 अबव अचीव करना है या मोर देन 80 अचीव करना है, ये चार्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जो ग्रीन वाले पार्ट हैं, पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे इस चार्ट का यूज करना है। जितने मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, ये मिनिमम चैप्टर्स हैं जो आप इजीली तैयार कर सकते हैं एग्जाम्स में पास होने के लिए। पास क्या, अगर आप मार्क्स काउंट करेंगे रेगुलर बेसिस का, जैसे 2020 का अगर मार्क्स आप काउंट करिए तो लगभग 50 नंबर, 40 से 50 नंबर के आसपास इसमें इजीली आप स्कोर कर लेंगे, राइट। ये सिर्फ इजी टॉपिक्स हैं, मतलब आपको इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, आपको सिर्फ हल्का फुल्का टाइम देना है, मेहनत करना है, याद रखना है, और आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो ऑरेंज वाले हैं, ये ऑरेंज वाले जो हैं, आप ग्रीन वाले के साथ साथ ऑरेंज जिनको मोर देन 70 या 70-80 के आसपास मार्क्स स्कोर करना है उनके लिए बना रखा है। ठीक है, तो अगर आप 70 या 80 के आसपास मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ग्रीन के साथ साथ जो ऑरेंज से मैंने बना रखा है, जितने भी हाईलाइट कर रखा है, ये सारे सेशन आपके मोर देन 70 या 70 के आसपास आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको मोर देन 80 स्कोर करना है तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए इस एग्ज़ाम में और आपको मोर देन 80 स्कोर करना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, दिन और रात, चाहे जो जितना भी समय लगे। तो ग्रीन, ऑरेंज और उनके साथ साथ जितने भी ये ब्लू और लाइट ब्लू वाले कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, इन सारे चैप्टर्स को आपको
प्रिपेयर करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो पहले हम अब ये चार्ट का रीड करने का तरीका था। तो आपको जिस हिसाब से मार्क्स स्कोर करना है, जस्ट पास होना है या अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, उस हिसाब से आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। आपको सबसे ज़्यादा जो ग्रीन चैप्टर्स में आप पहले कंसिडर करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इजी है वो कौन सा है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखिए, पिछले 3 साल में 2019 में 0 था, और उसके पहले लगभग लगभग 5 नंबर से अधिक के ही लगभग आ रखे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है, और इसमें देखिए कंटिन्यूसली 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको स्कोरिंग है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपके मार्क्स स्कोर कराएंगे। हो सकता है फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल ना सॉल्व हो पाए, हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में ना आ पाए, बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हैं ये आपके जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो आपको याद हैं तो आप लिख देंगे, नहीं याद है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स में तो आप एक बार हिट एंड ट्राई कर सकते हैं, चलिए ये फॉर्मूला मुझे आता है और ये फॉर्मूले से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको याद है तो आप लिखेंगे, नहीं याद है तो नहीं लिखेंगे। सो ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आवर इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अगर मार्क्स काउंट करिएगा तो 8, 4, 12, 19, 24, 29 एंड ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ड 34 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं आप। 34 इंटरनल आपके मिनिमम 17-18 मार्क्स तो होंगे ही, 16 से कम तो होंगे ही नहीं आपके। मोस्टली स्कूल से मोर देन 80% मार्क्स इंटरनली दे देते हैं। ठीक है, तो 16 मार्क्स भी अगर मान के चलिए और 34 मार्क्स चाहिए तो 50 मार्क्स आपके 50% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं आप। बस ये आसान से टॉपिक्स हैं, इनको मतलब आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इनमें भी, इन चैप्टर्स में भी मैं आपको आगे अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा वीडियोस को। ठीक है, देन आते हैं, और ये सारे आप इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देखिए, इन सारे के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लगभग कांस्टेंट है। 2018 में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का थोड़ा कम मार्क्स का पूछा गया था, बट उसके बाद लगातार देखिए 8-8 मार्क्स का पूछा गया, उसके पहले भी मोर देन 8 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, ये 2017 वाला जो कॉलम है मैंने उसको येलो से हाईलाइट कर रखा है, ये वाला कॉलम पूरा जो है 2017 का जो है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि 2018 से पहले सीसी पैटर्न था, उसमें लिमिटेड चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते थे, और 2017 के बाद से 2018, 19, 20 इसमें फुल सिलेबस से आपके एग्जाम हो रहे हैं। इसीलिए मैंने इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है मार्क्स का, और इसी चैप्टर्स को मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए प्रीफर करूँगा। ठीक है, कहूँगा भी, और इन्हीं के हिसाब से भी आप प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑरेंज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये थोड़े से मतलब कह सकते हैं टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर हैं, इजी ये भी हैं, इनमें भी आपका कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। इसमें भी आप इन चैप्टर्स को आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस इन ग्रीन ब्लॉक्स जो हैं ग्रीन वाले, इनमें से थोड़ा सा इनको तैयार करते हुए ज़्यादा टाइम लग सकता है ऑरेंज वाले में, राइट। बट ऑरेंज वाले भी चैप्टर जो देखिए, इसमें भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइफ प्रोसेस, और ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो इजी है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक बार कहानी की तरह बस आपको याद रखना है, बाकी आपका ये तैयार रहेगा। तो इजीली आप लोग देख सकते हैं कि ऑरेंज वाले भी जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है थोड़ा सा, और कुछ का थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे एम्पियर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, वोल्ट का क्या होता है, ये सब मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बट फॉर्मूला बेस्ड गिन के 3 या 4 फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं आएगा। और इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 11 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, राइट, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, राइट। ये जितने भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंपार्टमेंट एग्जाम्स और बोर्ड, नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स दोनों को मिला के मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ रहती हैं, मिसकंसेप्शन है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम से टफ होता है। टफ होता है, कौन सा सेक्शन टफ होता है? जो 5 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, वो भी टफ नहीं होता है, वो लेंदी होता है। ठीक है, आसान होता है जो 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको एक्स्ट्रा बुक का हेल्प लेना पड़ सकता है, बट एनसीईआरटी का अगर आप प्रिपेयर करते हैं
अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के और मेन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, डायरेक्टली अगर उनको आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम और आसान लगेगा। बिलीव मी, कंपार्टमेंट एग्जाम अगर आपने सीबीएसई प्रिपेयर कर लिया है तो आपका आसान लगेगा। ठीक है, तो हाँ, तो जो ये ब्लू वाला टॉपिक है, अब ये उनके लिए है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके और अपना मार्क्स अच्छा और ज़्यादा बहुत अच्छा स्कोर सॉरी बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए जितने ये ब्लू वाले हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, इसमें न्यूमेरिकल जो आते हैं, साइन कन्वेंशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट इसका मार्क्स का जो कवरेज है वो देखिए बहुत ही अच्छा रहता है, हमेशा से अच्छा रहा है। ठीक है, लगभग लगभग 8 नंबर 10 नंबर हमेशा ही अप्रॉक्सीमेटली आप एवरेज निकालिएगा तो पूछा ही जाता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी आप छोड़ सकते हैं, बट मैं कंप्लीटली छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, आप कम से कम एक बार तो उसको पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला पोर्शन है जिसमें समझने टॉपिक्स को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपको डायरेक्टली समझ आ गया है तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी थोड़े याद रखने वाले चैप्टर हैं। कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें नॉमेनक्लेचर में बच्चे ज़्यादा फंस जाते हैं, और बाकी जो बीच में प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं वो सब तो आप याद रख ही सकते, मोस्टली सारे बच्चों को याद रह जाता है, बट नॉमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है उसमें बच्चे इसमें कन्फ्यूज जाते हैं। देन आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, चैप्टर है, और इसका कवरेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले 3 ईयर से आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का कवरेज है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं एक बार को कि डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सिर्फ उन्हीं को तैयार करिए। ठीक है, तो ये था आपका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सारे चैप्टर्स का। और ध्यान रखिएगा, ग्रीन से आपको तैयारी शुरू करनी है, जितने मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है उनसे आप तैयारी शुरू करिए। ठीक है, ग्रीन को पहले चैप्टर्स को ख़त्म करिए, उसके बाद ऑरेंज पे आइए, उसके बाद ब्लू और लाइट ब्लू वाले पर आप आइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो मैं यही कहूँगा आप सभी चैप्टर्स को टच करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्या आपको बुक से थ्योरेटिकल सारे पोर्शंस पढ़ने हैं क्या? जी नहीं, आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस नहीं पढ़ने हैं। ये जितना भी मैं चैप्टर प्रिपेयर करने को कह रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जितने मैंने चैप्टर आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपेयर करना है, ना कि आपको वापस से शुरुआत से थियोरी पढ़ पढ़ के चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक पढ़ के आपको समझ समझ के और प्रिपेयर करना है। टाइम ही नहीं है, हार्डली आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा जब से नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपको वैसे तैयार करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपको इजीली इंटरनेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं पिछले, ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 साल का भी अगर ये आप पढ़ जाते हैं 2018, 19 और इस साल का, अगर ये 2-3 साल का ही पेपर आप विद कंपार्टमेंट और बोर्ड एग्जाम दोनों का आप अगर प्रिपेयर कर जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है इन चैप्टर से, तो बिलीव मी आप बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 1 से 1.5 महीना बचा है, हार्डली 2 महीना आप कह लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, तो अपना टाइम टेबल भी उसी हिसाब से बनाइए ताकि आप इन चैप्टर्स को तैयार कर सकें। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज कि हर एक चैप्टर में आपने पीछे चार्ट में डिसाइड कर लिया है कि कौन से चैप्टर आपको पहले स्टार्ट करना है। अब इन चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा कि उन चैप्टर्स से भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी कि ये सब टॉपिक्स जो आपको मैं दे रखा हूँ, सामने लिखा हुआ है या लिखा हुआ मिलेगा, ये सब तो मिनिमम आपको तैयार करना ही करना है। ये सब बिलीव में बहुत ही मिनिमम मैंने टॉपिक्स लिखा हुआ है हर एक चैप्टर से, और ये आपको टॉपिक्स तैयार करने ही करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें ये चैप्टर्स आपको जैसे एक्शन ऑफ वाटर एंड क्विक लाइम रिएक्शंस हैं इसमें। कॉपर सल्फेट को अगर हम कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स अगर डालेंगे तो क्या सॉल्यूशन का क्या रिएक्शन होगा, क्या आउटपुट मिलेगा हमको, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ये सब आपको उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये सब आपको याद रखना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम हीट करेंगे तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, क्या हमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट
एंड बैरियम क्लोराइड, इनके सॉल्यूशन का आपको रिएक्शन याद रखना है। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कोरोजन और रेंसिडिटी आप डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें प्रिपरेशन, रिएक्शन और इनके यूज, ये सारे याद रखने हैं, इन सारे कंपाउंड्स के, राइट। इन सारे कंपाउंड्स के जनरल नेम आपको याद रखने हैं, केमिकल नेम आपको याद रखने हैं, ये सभी आपको याद रखना है। उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इनका रिएक्शन अगर किसी के साथ आपके बुक में दे रखा है तो वो भी आप पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसके बारे में तो ज़रूर पढ़ के जाएगा, बहुत बार एग्जाम में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। देन आता है प्रैक्टिकल से, इस चैप्टर में कि प्रैक्टिकल से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिए इसमें एक लिटमस सॉल्यूशन है, जिंक मेटल है, सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट है, इनका एसिड और बेसिस के साथ कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। एक दो और हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखना भूल गया, फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, याद रखिएगा, मैं लिखना ही चार्ट में इसमें स्लाइड में ऐड करना भूल गया। तो ये दोनों भी टॉपिक आपको, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज लिटमस सॉल्यूशन के साथ साथ ये भी आपको प्रिपेयर करना है कि इनका एसिड के साथ, बेस के साथ कैसा रिएक्शन होता है, कैसे कलर चेंज होता है। इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। कौन से नेचुरल इंडिकेटर, आपके बुक में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम इन फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज या लिटमस सॉल्यूशन के ना यूज़ कर, बिना यूज़ किए हम कैसे पता कर सकते हैं किसी एसिड बेस के रिएक्शन को, तो वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। वो आप टर्मरिक हो सकता है और बहुत सारे आपके बुक में दे रखे हैं, वो आप ध्यान रखिएगा कि नेचुरल इंडिकेटर्स का भी यूज़ करके हम कैसे एसिड एंड बेस का रिएक्शन पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें बेसिक है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, इसमें आपको याद रखना है जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों आपको तैयार करना है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स जैसे कि NaCl, MgCl2, इनका आयनिक कंपाउंड्स, ये सारे आयनिक हैं। आयनिक मतलब वाटर में डालने के बाद ये प्लस और माइनस दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका कैसा प्रॉपर्टी होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है NaCl का, MgCl2 का, इनके साथ और भी कोई अगर कंपाउंड आपके बुक में दिया हुआ है वो आपको प्रिपेयर करना है। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जी जैसे कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, यही दो, ET से मैंने भले लिख दिया बट मेनली यही दो हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जो आपको याद रखना है, याद करना है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है आपको वर्ड प्रॉब्लम बना के इसमें दे दे या फिर डायरेक्टली सीरीज लिख के दे देगा। और जनरली इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका बनता है कि जो हायर रिएक्टिव सीरीज में जो ऊपर होते हैं वो नीचे वालों को रिप्लेस कर देते हैं किसी रिएक्शन में, ठीक है। तो इस एक्टिविटी सीरीज का यही यूज रहेगा, आपका कोई रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इसका प्रोडक्ट, तो आपको ये एक्टिविटी सीरीज याद रहेगा, तभी आप पहचान पाएंगे क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, क्या मेरा जो रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्लेस कर पाएगा या नहीं, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी सीरीज का ये आपको बेनिफिट मिलेगा। देन आता है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसका डेफिनेशन कोरोजन का आप पिछले चैप्टर में भी देखे थे, इसमें थोड़ा सा डिटेल में है कि कोरोजन क्या होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। देन आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखिए इस चैप्टर में जो मोस्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होता है आपका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये सब तो थ्योरेटिकल हैं, ये सभी को याद रखना ही रखना है कि डेफिनेशन क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स या कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, ठीक है, ये सब तो आपको याद रखना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो ये सब तो आपको डेफिनेशन से याद रखने ही रखने हैं। साथ में जो आपको मेनली जो स्टूडेंट्स को मोस्टली दिक्कत देता है, डिफ़िकल्टी आती है, वो होता है नॉमेनक्लेचर में। तो मैं तो आपको कहूँगा अगर आप नॉमेनक्लेचर से डर रहे हैं और उसकी वजह से इस चैप्टर में बाकी सब पढ़ना छोड़ रहे हैं तो आप नॉमेनक्लेचर को रहने दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हार्डली 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता है कोई बात नहीं, बाकी ये डेफिनेशंस तो आप पढ़ ही सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, आप उनको याद करके जाइए। देन आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन,
इसमें आपका जनरल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, जैसे एलिमेंट का वैलेंसी हो गया, क्या वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या होती हैं, जैसे जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है इसमें इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पीरियोडिक टेबल आपके स्कूल में या आपके ट्यूशन में जहाँ भी आपने पढ़ा होगा उसमें आपको ट्रिक से याद कराया गया होगा, आपके ट्रिक दिए होंगे, और कम से कम आपको 30 तक एलिमेंट्स तो याद रखने ही हैं, ठीक है। और भी बिलो आपको ये कर रखना है कि सर हम 30 नहीं उससे भी कम याद रखना चाहते हैं तो आप कम से कम 20 तक याद रखिए, 20 एटॉमिक नंबर तक आप याद रखिए कम से कम डायरेक्टली। आपको सब पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं, राइट साइड में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी वैलेंसी किधर इंक्रीज होता है किधर डिक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये सारे आपको ये सब प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि वैलेंसी बताइए इसका इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। और ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चंस में कि एलिमेंट का नेम दे के ही पूछे, हो सकता है आपको नाम दे दे एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, ऐसे करके भी नाम पूछ सकता है, बट आपको ऐसा हिंट देगा कि जिससे आपको पता चल जाए कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, जिससे आपको वैलेंसी और एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से आपको मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज साथ में वैलेंसी क्या होगा ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो एक बार ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, आप उनको क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देन आता है लाइफ प्रोसेसेस, बहुत ही आसान चैप्टर है, डायरेक्ट डेफिनेशन इनसे पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ है या इसमें के डायग्राम, ठीक है। इसमें कोई डायग्राम है 5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसमें ही पूछे जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है, दोनों में आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है खाने का प्लांट्स और एनिमल्स में, ये आपको पढ़ना है। एक्सक्रीशन सिस्टम क्या होता है, कैसे एक्सक्रीट का पूरा प्रोसेस, एक्सक्रीशन सिस्टम का 3 बेसिक फंडामेंटल होते हैं, वो आपको याद रखना है। मोस्टली आपको जो इस चैप्टर से तैयार करना है, जो स्कोरिंग होता है इस चैप्टर से जनरली, वो होता है डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, डायग्राम्स आपको ये सारे याद रखने हैं। और डायग्राम से सिर्फ नहीं बना लेना है कि कुछ भी डायग्राम बना दिया ऐसे, ठीक है ना, उनके नेमिंग एटलीस्ट 5 से 6 नाम, एटलीस्ट, आपको सारे नाम नहीं याद हो रहे हैं कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उस डायग्राम्स के 5 से 6 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये जितने मैं बता रहा हूँ ना टॉपिक्स, ये सब मिनिमम है, आपको मैं पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मिनिमम है, जितना मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ उतना ही आप पढ़िए। आपको लग रहा है भैया आपने सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे लिख तो दिया है, फिर कौन सा बचा, ये सारे टॉपिक्स नहीं लिखे गए हैं, ये सिर्फ मैं हेडिंग बता रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको डेफिनेशन याद रखना है, रिएक्शन याद रखना है, डाइजेशन का डेफिनेशन याद रखना है, प्रोसीजर याद रखना है रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, डायरेक्ट आपके फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में बुक्स, वैसे ही याद रखना है जैसे वो दिया हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये मिनिमम क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं इन चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में। देन आपका आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हो जाता है, मैंने इसीलिए इस चैप्टर को ब्लू या ऑरेंज में शायद मैंने रखा हुआ है, ग्रीन में नहीं रखा है, ये थोड़ा चैप्टर लेंदी हो जाता है। इसमें आपको क्या मोस्टली इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम, ये याद रखना ही रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इंक्लूडिंग देयर नेम, ठीक है ना, ये करके जैसे शायद ऐसे कुछ होता है और ये होते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, पीछे डेंड्राइट्स होते हैं, राइट। तो ये सब करके ऐसे आपको मतलब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना ही रखना है। और बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, दिखने में अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि न्यूरॉन बना रहे हैं और आपका वो मतलब कुछ और जानवर टाइप दिख रहा हो, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए। डायग्राम का प्रैक्टिस अच्छे से करना है, टाइम दीजिए, 1 हफ्ता टाइम दीजिएगा सारे डायग्राम्स को, डेली कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस करिएगा, और उनको 3 से 4 फिगर्स को 10 बार प्रैक्टिस करिए, तो एक दिन में आपको मिनिमम सफिशिएंट टाइम है, 1 हफ्ते में आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा। मिनिमम 5 to 6 नेम आपको याद रखना है, जो उसमें लेबलिंग करना होता है, ठीक है ना, 5 to 6 नेम मिनिमम, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा उसमें एग्जाम्स में। और बाकी कुछ यहाँ पे मेथड्स हैं और सॉरी डेफिनेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, और ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट जैसे मैंने हेडिंग लिखा है ना वैसे ही डायरेक्ट उठाए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है, ये देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स डायरेक्ट। देन आता है प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम,
वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और उसी हिसाब से मैंने आपको बता रखा है। देन आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें देखिए मार्क्स ये स्कोरिंग है, इसमें मेनली जो प्रोसेस होते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के साथ इनका प्रोसेस कि कैसे ये फॉलो अप होते हैं, जैसे बर्डिंग इन हाइड्रा कैसे होता है, तो आपको डायग्राम तो याद रखना ही है, साथ साथ आपको प्रोसेस याद रखना है। एक एक जो डायग्राम बनाएंगे, 2-3 डायग्राम है, उनका स्टेप बाय स्टेप आपको डिफाइन भी करना होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन इन अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, देन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन इन स्टिग्मा। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्कोरिंग क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे ही जाते हैं और कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए तो मैं कहूँगा एकदम बून है, ठीक है ना। तो आप इनको बढ़िया से प्रिपेयर करिएगा। सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हो सकता है इसको घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट रिलेटेड इसी से रहेगा, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, ये आपको डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखना है, अगर कोई डायग्राम है तो याद करना है। याद रखिए बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी आपका मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको बस याद रखना है, दिन रात लगा दीजिए, सुबह आपको उठ कर रटना पड़े, जैसे भी जो भी आप मतलब हिट एंड ट्रिक्स लगा लीजिए, मगर आपको इस बार करना ही है ये सब चीज़ें। आपने साल भर काम चोरी की है, इसीलिए आपका रिजल्ट खराब आया है। 1-1.5 महीना 2 महीना है, मेहनत कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। सिर्फ पास ही नहीं होंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैं आपको इतना बढ़िया से ये सब टॉपिक्स छाट के लाया हूँ, आप उनको प्रिपेयर करिए, बहुत ही आसान है। और मैंने जैसे टॉपिक्स मैंने छाटा है, 1 महीने में बहुत ही आसानी से आपका तैयार हो जाएगा, बहुत ही आसानी से रिवीजन भी आप कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे मैंने टॉपिक्स डिसाइड किए हैं। देन आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, मेंडल्स लॉ जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है पूछ दे, कभी पूछता है तो बड़ा ही क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स का पूछ देगा, वरना नहीं पूछेगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन आपको कहानी याद रखना है, कहानी के तौर पे आपको और में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट आपको याद रखना है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर बहुत बच्चों को डराता है, बहुत बच्चों को इसलिए डराता है क्योंकि इसमें क्या है, न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में भी क्या डर लगता है, और जितने बच्चे अभी पढ़ने आते हैं या मुझसे या पूछते, मैंने जितने को बता रखा है, न्यूमेरिकल में डाउट आता है साइन कन्वेंशन का, और मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। कितना आसान होता है साइन कन्वेंशन समझना, कितना आसान होता है, 2 मिनट का भी काम नहीं है। आप यूट्यूब में आप वीडियोस देख सर्च कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का अलग अलग मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है साइन कन्वेंशन। हालांकि ये जो चैप्टर है ये मैंने ब्लू में रखा है, लाइट ब्लू में, यानी कि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन, इनके जैसे बेसिक टर्म्स के डेफिनेशन हो गया, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स का, स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का, मिरर फॉर्मूला क्या होता है डिफाइन करना, न्यूमेरिकल अभी रहने दीजिए, डेरिवेशन नहीं है, याद रखिएगा डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको अगर जानना है तो अब बाद में कोशिश करिएगा, इसको बाद में सीखिएगा, अभी के लिए नहीं। इनके डेफिनेशन न्यूमेरिकल आप रहने दीजिए, डर लग रहा है तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही फॉर्मूला है, बस आपको अप्लाई करना सीख लेना है, 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लॉज रिफ्लेक्शन के भी और रिफ्रैक्शन के भी, दोनों के लॉज आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ये तो देखिए ये लगातार 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। देन इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हालांकि ये दोनों में टाइम लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में इमेज फॉर्मेशन का। अगर आपको याद है तो चार्ट अगर याद है ना कि पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर यहाँ पे होगा तो इमेज यहाँ पे बनेगा, और उस मतलब ये आपको अगर याद है तो आप आसानी से इमेज फॉर्मेशन का बना सकते हैं, ठीक है। ये भी तरीका आपको आसानी से सिखाया गया है उस चैप्टर में, हार्डली मतलब 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है दोनों का मिला के, आप उसमें पूरे चैप्टर को आसानी से तैयार कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अभी उसमें प्रैक्टिस नहीं कराया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये देखिए पावर ऑफ लेंस याद रखिएगा, 1 वर्ड आंसर है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/f, और फोकल लेंथ किस में रखते हैं, मीटर्स में। तो ये चीज़ें हैं, आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आप तैयार कर सकते हैं। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक है, ये बहुत ही आसान है, हार्डली मतलब आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, पूरा चैप्टर ही तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें याद रखना है फंक्शनिंग ऑफ लेंस ऑफ ह्यूमन आई और उसका डायग्राम, ठीक है।
आई का डायग्राम तो याद रखना ही रखना है, उसका प्रैक्टिस कर लेना है बढ़िया से। नेट पे देखिए कौन सा बढ़िया डायग्राम है, जो आसान डायग्राम आपको समझ में आ रहा हो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड डेफिनेशन, डिफेक्ट्स इन विजन एंड करेक्शन, और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, करेक्शन में कैसे होता है ये इसी में आ जाएगा, ये टॉपिक तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये बहुत बार पूछा गया है, लगातार 2 या 3 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट से डेली लाइफ एग्जाम्पल, जैसे हमको जो सन है वो क्यों जब सनराइज होता है उसमें 2 मिनट पहले दिख जाता है और सनराइज 2 मिनट बाद तक दिखता है, ऐसा क्यों होता है। स्काई ब्लू क्यों होता है, और वाटर में स्काई हमारा ऐसे ब्लू क्यों दिखता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्स से लाइट कैसे मतलब ट्विंकलिंग क्यों होता है स्टार्स का, ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं ये तीनों, और यही तीनों हैं ये आपके बुक में, तो आप तीनों ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वाई स्काई इज ब्लू, और सनराइज और सनसेट क्यों पहले और बाद तक दिखता है, तो यही चीज़ 2 से 3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर ही प्रिपेयर हो जाएगा। ह्यूमन आई का डायग्राम है, प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है इसको। देन आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऑरेंज में रखा है शायद क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि अगर आपने स्कूल में ध्यान से नहीं पढ़ा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे इनका एप्लीकेशन होता है डेली लाइफ में, और फैक्टर्स क्या होते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, अगर ये आपने रेजिस्टिविटी क्या होता है, पावर क्या होता है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपने समझा हुआ है, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तो ध्यान से सुनिएगा, मात्र इसमें 3 से 4 फॉर्मूला है बस। कौन कौन सा है, पावर का, ओम्स लॉ का, और ये वोल्टेज का, करंट का, और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो 3 से 4 लगभग फॉर्मूला है ये। यही फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इन्हीं 3-4 फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास समय मिलता है तो आप इसमें आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने टॉपिक्स ले रखा है ये जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टिविटी को, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशंस आपके बुक में दे रखा है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंटर रिलेशन, यही इंटर रिलेशन है ना, यही देखिए यही 4 फॉर्मूला है। इंटर रिलेशन मतलब क्या है, फॉर्मूलाज, तो इनके फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 1 लाइन का ही डेफिनेशन है और 1 लाइन में इसका फॉर्मूला है। एप्लीकेशन में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट आ जाता है क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट समझना होता है, प्लस ये बहुत पहले के जो टेस्ला वगैरह या फरारीज वगैरह अपने लॉ देके गए थे उन पे बेस्ड एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। और कैसे उन्होंने अप्लाई किया था, मशीन्स वगैरह कैसे बने, मोटर्स, जनरेटर्स, फ्लेमिंग, ये सब मतलब आप इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है। बट इसमें और छोटे में आपको प्रिपेयर करना है तो आप क्या प्रिपेयर करके जाइए, देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, डायग्राम, और उसको प्रोसेस समझ लेना हो कि कैसे लिखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा एसी और डीसी करंट क्या होते हैं, और ये सब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आप ग्रीन, ब्लैक और रेड वायर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं सबसे छोटे में। ये हार्डली आपको बहुत लगेगा टाइम, 1 से 2 घंटा लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, तो आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। देन आता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पूरा का पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पूरा मतलब थ्योरेटिकल है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी का पूछा गया था एक बार, विंड पावर का पूछा गया था, बायोगैस का, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो इनके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल है, बस एक बार कहानी की तरह आपको याद कर लेना है और आपको समझ में आ जाएगा। देन आता है आवर एनवायरनमेंट, आप इसमें यही 3-4 टॉपिक्स हैं जो आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे ओजोन डिप्लीशन हो गया, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्शन और उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो ये हार्डली 3-4 टॉपिक हैं जो कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। ये भी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है, एक बार कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। देन आता है लास्ट चैप्टर आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी कहानी की तरह ही चैप्टर है। लास्ट के तीनों चैप्टर बिल्कुल कहानी जैसे हैं। स्कोरिंग है, स्कोरिंग मतलब 8 से 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं बस कहानी की तरफ अगर आप पढ़ लीजिएगा तो। इसमें मोस्टली जो पूछे जाते हैं बिग डैम्स के बारे में,
एडवांटेज, लिमिटेशन और क्या अल्टरनेटिव है, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो कैसे हम सस्टेनेबिलिटी, राइट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जनरली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बाकी जो थ्योरी है ना, आप एक बार चैप्टर को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि एक ही चीज़ सभी तरह के एनर्जी रिसोर्सेज में रिपीट कर रखा है लगभग लगभग। तो एग्जाम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखना है, अगर आपको थ्योरी पढ़ लेंगे तो सब में आप थ्योरी वो अप्लाई कर सकते हैं। बस कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो अलग अलग उसमें फील्ड में अलग अलग यूज होते हैं, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार कहानी याद रखना है, वही कहानी सब में अप्लाई होता है। आप एक बार देखिएगा, एनालाइज करिएगा। ये था आपका पूरा का पूरा एनालिसिस साइंस का, ठीक है। जो आपका इसका प्रिपरेशन, जो आपका इसका क्या कहते हैं, अप्लाई कहाँ करना है, आप अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप इसको पता कर सकते हैं कि कब फॉर्म आएगा। इसके अलावा cbse.nic.in पे भी आप नोटिफिकेशन चेक करते रहिए, ठीक है। इस पर भी आप ये देखिए, आपका सोर्स है, इस पे तो आपको चेक करते रहना है कि कब आपका नोटिफिकेशन आ रहा है कंपार्टमेंट के लिए या सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये अपने स्कूल में आप जाइए, फॉर्म भरा जा रहा है, आप फॉर्म फिलअप करिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड लेके आप सेंटर जहाँ भी आएगा आप जा सकते हैं। सेंटर इस बार चांसेज हैं कि आपके घर के आसपास ही हो, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको दूर का ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। तो सरकार भी इस बात का ध्यान रखिएगा, और हो सकता है सेंटर आपके घर के आसपास ही कहीं जो ऑथराइज्ड स्कूल हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं सीबीएसई से, वहाँ पर आ सकता है, ठीक है। आखिरी में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। आपको ट्राई करते रहना है, आप पास हो जाएगा और एग्ज़ाम का